बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। आप सबका इस्तकबाल है चैनल विन के स्पेशल प्रोग्राम एक मुलाकात डॉक्टर के साथ सीज़न 2 में। व्यूअर्स, ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है और इस सफ़र में हम अक्सर कई मूड्स और कैफियत से गुज़रते हैं। कभी हम इतने ज़्यादा गमज़दा, मायूस और ज़िंदगी से हारे हुए होते हैं और कभी हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ये मूड फ्लक्चुएशंस बिल्कुल नॉर्मल है और हर कोई इसे महसूस करता है, लेकिन जब ये कैफियत हम पर हावी हो जाती है तब ये एक बीमारी की शक्ल इख्तियार करती है। आज का हमारा टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर। ये एक नफ्सियाती, मेंटल और साइकियाट्रिक इलनेस का नाम है। अकॉर्डिंग टू अ मेडिकल पेपर, मेंटल डिसऑर्डर्स are among the leading non-fatal diseases in India. Around 60 million people are suffering from some or the other form of mental disorders, and 10 to 20 million are suffering from serious mental issues like bipolar disorder. लेकिन and this particular statistics are rising year on year. लेकिन जहाँ पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, जो नहीं बढ़ रहा है वो है इसका अवेयरनेस। अकॉर्डिंग टू अ मेडिकल सर्वे, द ओवरऑल परसीव्ड अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस लाइक बाइपोलर इज merely 3.3%, एंड इन रियलिटी इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। लेकिन हम देखते हैं कि अब भी कितने अफराद साइकाइट्रिस्ट के पास जाने के लिए हिचकिचाते हैं। वो इसे एक टैबू समझते हैं and they are not open to discussing their mental health issues. और क्यों ना हो, हम सोसाइटी में देखते हैं कि कितने सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को लोग पागलपन का नाम दे देते हैं, लेकिन ध्यान रहे, मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पोर्टेंट एज योर फिज़िकल हेल्थ और इसमें हमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर के मुख्तलिफ पहलू को समझेंगे। आज के अहम सवालों में हम ये देखेंगे कि क्या कैफियत है जो एक बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट को महसूस होता है, क्या वजूहात है जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, एंड व्हाट आर द बेस्ट वेज ऑफ ट्रीटिंग एंड मैनेजिंग दिस कंडीशन। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर मलिक मर्चेंट। डॉक्टर मर्चेंट हैज़ ओवर 22 years ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस और वो विश्वास नामी हॉस्पिटल को रन भी करते हैं। साथ ही साथ वो मुंबई में प्रिंस अली खान वोकार्ड और अपनी खुद की क्लिनिक मज़गांव में भी प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर मर्चेंट के नेशनल और इंटरनेशनल मैगज़ीन्स में कई सारे पब्लिकेशंस भी हैं। सो आइए हम वेलकम करते हैं डॉक्टर मर्चेंट को। डॉक्टर मर्चेंट, सलाम अलैकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर। सो डॉक्टर मर्चेंट, मेरा पहला सवाल ये है, एंड स्पेशली इन दिस पैंडमिक जब मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? सबसे पहले तो आपने कहा ये पैंडेमिक में मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू। आई थिंक हम दो पैंडेमिक के साथ डील कर रहे हैं, एक तो कोविड है और एक मेंटल हेल्थ इश्यूज है, और दोनों का कर्व फ्लैटन करना बहुत ज़रूरी है। कोविड के साथ में मेंटल हेल्थ इश्यूज का कर्व भी फ्लैटन करना बहुत ज़रूरी है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक सीरियस मेंटल कंडीशन है, एक सीरियस साइकेट्रिक कंडीशन है। इसको पुराने ज़माने में मेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता था, और अब इसका नाम चेंज होके बाइपोलर डिसऑर्डर कहा गया है। अगर आप इस वर्ड को समझिए, बाइपोलर यानी दो पोल्स होना। हमारा जो मूड है वो फ्लक्चुएट होता है। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि कभी हम सब उदास, मायूस महसूस करते और कभी हम सब खुश महसूस करते हैं। तो ये एक नॉर्मल रेंज होता है, लेकिन इस डिसऑर्डर के अंदर ये रेंज में सिवियरिटी दोनों पोल्स की तरफ, उदासी की तरफ भी और खुशी की तरफ भी, मेनिक एपिसोड की तरफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। So these are like extreme emotions. Extreme emotions. So either a person can be in a depressed state, जहाँ पर वो उदास, मायूस महसूस करता है, या फ्लक्चुएट होके वो मेनिक स्टेट में आता है,
जहाँ पर वो एक्सट्रीमली हैप्पी फील करता है और कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो इसलिए इस डिसऑर्डर को बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है, क्योंकि ये 2 फेजेस इस डिसऑर्डर के होते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली क्योंकि देयर आर दीज कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस दैट यू कैन सी इन द सेम पर्सन एट डिफरेंट टाइम्स, इसकी वजह से ये बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। एब्सोल्युटली, ये एक मूड डिसऑर्डर है। जी। यहाँ पर प्राइमरीली जो मूड होता है वो फ्लक्चुएट होता है फ्रॉम सैडनेस टू एक्सट्रीम हैप्पीनेस, फ्रॉम एक्सट्रीम सैडनेस टू एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ये रेंज में ये मूड फ्लक्चुएट होते रहता है। राइट, सो इसकी क्या वजूहत है? व्हाई डज दिस हैपन टू अ पर्टिकुलर पर्सन? मतलब ये क्यों सडनली, इज इट सडन और इज इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? हाउ डज इट हैपन? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो और अपने फैमिली मेम्बर्स यही पूछते कि ये होता किस लिए है। जी। एक चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि ये कभी कभी कुदरती होता है। ओके। जो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, उसकी फ्लक्चुएशंस के वजह से ये होता है। ऑलराइट। तो बहुत सारे केसेस के अंदर कोई हमें पर्टिकुलर एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चलता है कि क्यों होता है, कुदरती ऐसा होता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि कुछ कुछ लोगों के अंदर फैमिली हिस्ट्री होती है ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर की, या कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर, स्पेशली मूड डिसऑर्डर की हिस्ट्री होती है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि एक ही फैमिली के अंदर काफ़ी सारे लोगों को सेम डिसऑर्डर होता है, तो जेनेटिकली भी ये पास ऑन होता है। थर्डली, कभी कभी हम लोगों को रूल आउट करना पड़ता है कि अंडरलाइंग कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, स्पेशली इन विमेन, जैसे थायराइड डिसऑर्डर होता है। तो थायराइड डिसऑर्डर के अंदर भी कभी कभी थायराइड के लेवल्स ऊपर नीचे होने की वजह से मूड में फ्लक्चुएशंस होते हैं, और ये लोग ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं इस तरह के मूड डिसऑर्डर से सफ़र करने के लिए। एंड द फोर्थ, समटाइम्स हम देखते हैं कि कुछ कुछ लोग ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस या अल्कोहल, इस तरह से ड्रग्स, अल्कोहल और ये माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस जो यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी कभी कभी हम लोग इस टाइप ऑफ डिसऑर्डर देखते हैं। लेकिन प्राइमरीली ये कुछ ब्रेन के न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस हो जाने के वजह से ये डिसऑर्डर प्राइमरीली होता है। जी, सो जैसे आपने बताया कि देयर इज अ केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन, बट द कॉज इज नॉट दैट, वी कैन नॉट पिन पॉइंट अ पर्टिकुलर कॉज। एब्सोल्युटली। ओके, सो कुदरती हो सकता है, या जैसे आपने कहा कि जेनेटिक हो सकता है, या इन्वायरमेंटली ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से हो सकता है, और अंडरलाइनिंग मेडिकल कंडीशन से भी हो सकता है। जी जी। सो जैसे आपने कहा कि जब ये पेशेंट फ्लक्चुएट होता है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट दैट पर्सन डिस्प्लेज? मतलब कैसे पता चले कि इसको बाइपोलर हो गया है, एज इन? ओके, तो एक ये नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर 2 पहलू रहते हैं, एक एक्सट्रीम सैडनेस यानी डिप्रेशन, और एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस यानी मेनिया। तो अगर एक पर्सन को सिर्फ हमेशा डिप्रेशन ही होता है तो वो बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं कहा जाता है। ओके, दैट इज यूनिपोलर डिसऑर्डर और यूनिपोलर डिप्रेशन। जब उसका मूड फ्लक्चुएट होता है और वो मेनिया में जाता है, या एक एपिसोड भी मेनिया का होता है, तो उसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। जैसे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में, डिप्रेशन की निशानियां हम सबको पता है। एक्सट्रीम सैड फील करना, बहुत लो फील करना, किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं होना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एनी एक्टिविटीज़, स्लीप एपेटाइट चेंज हो जाना, कम या ज़्यादा एपेटाइट हो जाना, या स्लीप कम या ज़्यादा हो जाना, एक्सट्रीम फटीग फील करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाना, और कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आना। तो ये डिप्रेशन होता है। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट मेनिया में होता है। तो जब हम खुश होते हैं तो वो खुशी के कोई कारण होते हैं, एंड दैट इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। इन अ मैनिक एपिसोड एक पर्सन एब्सोल्युटली यूफोरिक फील करता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ओके, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन। और अगर रीजन थोड़ा बहुत होता भी है, तो उसका जो मूड फ्लक्चुएशन होता है दैट इज आउट ऑफ प्रपोर्शन। राइट। तो जब वो एक्सट्रीमली हैप्पी फील करता है तो उससे लगता है आई एम समथिंग ग्रेट, आई एम समथिंग सुपीरियर देन अदर पीपल।
ओके तो जो मैं कहता हूँ वो सबको सुनना चाहिए. आई एम ओनली राइट. ओके. कभी कभी वो अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट फील करने लगता है. ओके. और वो फ्लॉन्ट करते हैं कभी कभी, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ. एक स्पेशल इम्पोर्टेंस अपने आप को फील करने लगते हैं. ऐसी स्टेट के अंदर वो इतने यूफोरिक फील करते हैं कि वो आउट ऑफ द वे दूसरे लोगों को मदद करने की कोशिश करेंगे. चीज़ें बांटना, पैसे बांटना, इस तरह का बिहेवियर भी करते हैं. कभी कभी इस स्टेट के अंदर वो बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगते हैं. एक चीज़ की ज़रूरत है वो 10 चीज़ उठा के लेकर आएंगे. उनको अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है. एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑफ मनी होने लगता है. एक्सेसिव जो भी रिस्पॉन्स है वो एग्जैजरेटेड होता है. और कभी कभी इतनी प्लानिंग करते हैं वो लोग कि एक टाइम पर वो 4-4, 5-5 बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं. 4-4, 5-5 वेंचर्स में डालने लगते हैं अपना टाइम एंड एफर्ट, और कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. एंड समटाइम्स उनका बिहेवियर एक्सट्रीमली डेंजरस हो जाता है फॉर अदर पीपल एंड फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो. वो लोग इंडल्ज करने लगते हैं प्लेजरेबल एक्टिविटीज में. प्लेजरेबल एक्टिविटीज जैसे कभी कभी ड्रग्स वगैरह लेने लगते हैं. ओके. और दे माइट जस्ट गेट अट्रैक्टेड टू मच टू द ऑपोजिट gender, okay, and they may take irrational decisions in that state of mind also. स्लीप बहुत कम हो जाती है. उनकी एनर्जी लेवल्स इतनी बढ़ जाती है कि वो शायद आधा घंटा 1 घंटे की नींद में भी पूरे फ्रेश महसूस करते हैं. उनको कंट्रोल करना उनके घर वालों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. बेशक. तो ये है मेनिया के सिम्टम्स. तो जब डिप्रेशन भी होता है और मेनिया भी होता है तो इसको बाइपोलर डिसऑर्डर. सो इसमें क्या इज इट ओनली रिलेटेड टू हैप्पीनेस? जैसे आपने कहा कि बहुत सारी हैप्पीनेस दिखाते हैं वो लोग, दे आर यूफोरिक, बट कैन दे आल्सो बी वेरी इरिटेबल एंड एग्रेसिव? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, मेनिया का एक फॉर्म होता है. एब्सोल्युटली. और बहुत सारे टाइम शुरुआत में तो हैप्पीनेस दिखाते हैं, फिर वो बहुत इरिटेबल होने लगते हैं, बहुत अग्रेसिव होने लगते हैं. जब उनको स्पेशली कोई चीज़ के लिए अपोज किया जाए कि आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, आप डेंजरस वेंचर्स में पैसा डाल रहे हो, यू आर इंडल्जिंग इनटू रॉन्ग एक्टिविटीज, तो ये बहुत इरिटेबल और अग्रेसिव हो जाते हैं. राइट. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन. वेरी इंपॉर्टेंट साइन. एंड डज दिस, हाउ लॉन्ग डज दिस कंटिन्यू? क्योंकि ऑफ कोर्स पेशेंट्स के जो फैमिली मेम्बर्स है वो सोचे क्या हो गया है इसको. So how can you say that this person is going through a phase like this and he needs help rather than someone attacking the person or something? Very good question, very good question. So अगर ये मैनिक सिम्टम्स जो होते हैं अगर 7 दिन से ज़्यादा चलते हैं ओके लगातार, तो वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल ओके कि इसको कुछ साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है. बट अगर ये पर्सन ऑलरेडी डायग्नोस्ड बाइपोलर डिसऑर्डर है और स्टार्ट करता है कुछ ऐसी निशानियां दिखाने का, जैसे सोना कम, ज़्यादा बात करना, ज़्यादा बाहर जाने लगना, बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने लगना, तो इमीडिएटली फैमिली मेंबर्स को अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये एक एपिसोड फिर से आ रहा है, तो वी शुड seek help. सही है. Okay. So 7 days is necessary. Yes, approximately 7 days is the criteria that mentions around 7 days. लेकिन अगर एक पर्सन को बाइपोलर डिसऑर्डर ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका है तो फर्स्ट साइन ऑल्सो दे शुड अलर्ट द डॉक्टर. उनको डॉक्टर को अलर्ट करना चाहिए. मैं हमेशा कहता हूँ हर पेशेंट की एक कोई खास निशानी होगी, वो अगर फैमिली मेंबर्स गौर करेंगे तो इमीडिएटली डॉक्टर को अलर्ट. यस. ओके. एंड दे कैन सेव सो मच ऑफ ट्रबल. लॉट ऑफ ट्रबल. समटाइम्स फर्स्ट साइन इज स्लीप कम हो जाना, नींद कम हो जाना. फर्स्ट साइन इज दैट. किसी में फर्स्ट साइन इज वो ज्यादा चीजें खरीदने लग जाते हैं, या फिर फर्स्ट साइन होती है वो ज़्यादा लोगों की ज़्यादा मदद करने लग जाते हैं, या फिर सोशल होने लग जाते हैं. मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, इधर कॉल कर रहे हैं, उधर कॉल कर रहे हैं, दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं. डॉक्टर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि टू आइडेंटिफाई एन एपिसोड यू स्टार्ट सीइंग कि अगर पेशेंट मेनिया के फेज में अगर है, सो इज़ ही स्पेंडिंग टू मच मनी, या उसकी स्लीप बहुत कम हो गई है, या वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा है, या वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने लगा है. So these are some telltale signs कि वो मेनिया के एपिसोड में जा रहा है. So डॉक्टर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इज़ इट प्रिवेलेंट इन मैन, वुमेन, ऐसा कुछ है, या इज़ इट एज रिलेटेड? व्हाट इज़ द थिंग देयर?
सो द प्रेवलेंस दोनों में इक्वल दिखाई देता है, Okay. मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर जी। इक्वल दिखाई देता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर कभी कभी कोई ट्रिगरिंग स्टेजेस होते हैं ओके जब हार्मोनल वेरिएशंस होते हैं, जी लाइक व्हेन मेंसेस स्टार्ट या चाइल्ड बर्थ होता है, ओके तभी ये ट्रिगरिंग इवेंट्स होते हैं Alright. क्योंकि ये हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं। जी तो अगर एक पर्सन को ऑलरेडी बाइपोलर है तो उस टाइम पर ट्रिगर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, Chances लाइक हैं, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और आफ्टर चाइल्ड एनी बर्थ, स्ट्रेसफुल इवेंट या मोर ऑफ हार्मोनल वेरिएशंस Oh, जब okay, होता है तो okay. ओके, सो मोर और लेस द प्रेवलेंस इज इक्वल, बट Right. फीमेल्स के अंदर कभी कभी ये हम लोग देखते हैं कि व्हेन देयर इज अ हार्मोनल वेरिएशन, ये चांसेस ऑफ डेवलपिंग और रिलैप्सिंग ज़्यादा हो जाते हैं। ओके एज जो आपने पूछा है, जी मोस्ट ऑफ द पीपल ये काफ़ी यंग एज में स्टार्ट होता है, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी यंग एज में Oh. स्टार्ट होता है, जी और कभी कभी इसको डिटेक्ट करने के लिए सालों निकल जाते हैं। जी बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्सन होता है जो आता है बोलता है डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, जी। डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, लेकिन ये मेनिक एपिसोड्स मिस हो जाते हैं, ओह मिस हो ओके जाते हैं, यस इसलिए इनकी हिस्ट्री लेना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है, तो सही। कभी कभी हमें पता चलता है कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर तो इससे सालों से स्टार्ट था, ओके। लेकिन ये सिर्फ डिप्रेशन की ट्रीटमेंट ले रहे थे, जी बिकॉज जब वो पर्सन डिप्रेस्ड होता है जी तब उसको उसको तकलीफ होती है, तकलीफ होती है तब yes, वो खुद जाता है डॉक्टर के पास, बिल्कुल बट जब वो मेनिया में होता है जी तब दूसरों को तकलीफ होती है, तो जी, दूसरे पकड़ के लेकर जाते हैं उसे सही डॉक्टर के बोला, पास। yes. तो कभी कभी ये मिस हो मिस जाता हो है। जाता है Okay. राइट सो एग्जैक्टली सो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा यू नो यू हैव द पेशेंट हैज़ टू बी अलर्ट एंड कॉग्निजेंट कि उनके साथ क्या हो रहा है, एंड इफ़ यू एजुकेट द फैमिली मेम्बर्स तो उनको भी पता चले कि ये एक्चुअली एक अबनॉर्मल फेज़ है, क्योंकि पैसे खर्च करना या कम स्लीप ये तो अभी आम हो चुका है इफ़ यू गो टू सी सो, और इनफैक्ट जो लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं उनकी तो ऐसी सर्केडियन रिदम ख़राब होती है। सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई, इज इट लाइक देयर इज़ एनी ब्लड टेस्ट कि हाँ ये ब्लड टेस्ट करा लो तो पता चल जाएगा कि यू नो देयर इज़ अ डिसऑर्डर इन दिस पर्सन? अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई ब्लड टेस्ट या कोई स्कैनिंग नहीं है जिससे हम डायग्नोस्टिकली यूज़ कर सके कि आप ये ब्लड टेस्ट करा लिए तो हमें ये पता चला, या ये MRI करा लिए तो ये हमें पता चला। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिम्टम्स से डायग्नोस होती है। ओके तो अगर एक पर्सन है, अगर मैं हूँ काफ़ी क्वाइट पर्सन हूँ, काफ़ी सोबर हूँ, काफ़ी शांत हूँ, लेकिन सडनली मैं ये इंटरव्यू पे अगर रेड कलर का शर्ट पहन के और सन ग्लासेस पहन के Right. आऊँगा तो Okay. आप भी सोचेंगे कि डॉक्टर इस तरह से ड्रेस होके क्यों आए आए हैं। हैं, देयर इज right. सडन चेंज जी। इन बिहेवियर, देयर इज Right. सडन चेंज इन बिहेवियर, यू नो। Okay. तो जो पर्सन ऐसा नहीं था वो अलग तरीके से बिहेव करने लगा है। Okay. सो देयर हैज बीन अ ड्रामेटिक चेंज इन Change द in that बिहेवियर। person. और कभी कभी ये सडन होता है, ओवरनाइट। कल तक का जो Okay. पर्सन डिप्रेस्ड में सोया पड़ा रहता था, नहाने को भी मन नहीं करता था, सडनली द नेक्स्ट डे ही इज ऑल ओवर द टाउन, Oh, यू नो, ही okay. इज ड्रेसिंग अप वेरी वेल, नए कपड़े खरीद रहा है, नए जूते ले रहा है, अमेजोन से ऑर्डर कर रहा है, हजारों लाखों रुपए की चीजें Right. ऑर्डर कर रहा है, Right. यू नो, इज So गोइंग this is आउट like एंड an alarm bell, you know? एब्सोल्युटली। Right. सो सडन चेंज Sudden होना, changes. कभी कभी ये सडन होता है, कभी कभी ग्रेजुअल होता है, लेकिन मोर और लेस वन हैज टू बी अलर्ट, द फैमिली मेंबर्स आल्सो, कि ये चेंज अगर होता है then they should be alert that there is something going on wrong. Something is wrong. Right. But like you said, because abhi if you go to see, people change over times. Yeah. So like you said, कि you know, अगर कपड़े बदल रहे हैं, टेस्ट बदल रहा है, सो दिस इज समवेयर यू नो जिस तरह से सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है एंड द वे यू नो द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ स्मॉलर प्लेस, तो ये सारे चेंजेस भी काफ़ी लोग अडेप्ट कर रहे हैं जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड। बट लाइक यू सेड कि अगर वो एक लंबे अरसे तक हो रहा है, लाइक हफ्ते भर तक, एंड दे आर गोइंग ओवर द टॉप, तो ये डेफिनेटली एक अलार्म बेल है। Yeah. राइट। सो सो आर देयर एनी ट्रिगरिंग फैक्टर्स के, या कुछ खाना ऐसा खा लिया, इज देयर सम फूड यू नो, लाइक आई हैव हर्ड कि अगर क्योर्ड मीट्स खाते हैं तो यू नो दिस कुड बी अ ट्रिगरिंग फैक्टर, या ड्रग अब्यूज जो अडल्ट, लाइक यू सेड दिस इज स्टार्टिंग इन यू नो यंगर पॉपुलेशन, तो जो वो ड्रग्स ले रहे हैं, सो are these also factors that could play a role as to why this has suddenly started? सो रिसर्च कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आ पा रही है कि कोई Okay. किस्म की डाइट इसको ज़्यादा ट्रिगर करती है या Okay. नहीं करती। देयर इज़ नो स्पेसिफिक फूड थिंग Right. दैट कैन ट्रिगर दीज एपिसोड्स, बट वेरी इंटरेस्टिंगली यू पॉइंटेड आउट ड्रग्स। Right. ड्रग्स बहुत कॉमन
ट्रिगरिंग फैक्टर है Okay. कि एक पर्सन को एपिसोड रिलैप्स हो सकती है या फर्स्ट एपिसोड भी ड्रग्स के अंदर हो Okay, सकता है. right. So drug abuse is a very very common thing that we This see. could be one reason why a person Absolutely. gets into a bipolar Absolutely. disorder. And Oh, plus, you know, it's a kind of a vicious cycle. Right. जब वो हाई होते हैं, जी. when they are in their highs, there are more chances कि वो ड्रग्स यूज करने जी, लगे, बिल्कुल. अल्कोहल इनटेक करने लगे, Right. ड्रग्स लेने लगे, जी. बिकॉज वो इतने हैप्पी होते कि दे वांट टू इंडल्ज इन एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज प्लेजरेबल टू देम, Pleasurable to them, जिसमें right. उनको अच्छा लगता है. Right. और ऐसा करने से उनकी कंडीशन और वर्सन हो जाती है. Right. So yeah, the drug is inducing it, and then the mania is making them take the drugs again. Yes. Right. Yes. So, doctor, मेरा next question है कि can a patient at any point in time experience both these phases together, both these episodes together? लेकिन वो depression में भी है और उनको ऐसे manic episode भी हो रहा है. So, is that a possibility? Absolutely, and it is a very very important question. Okay. इसको हम लोग मिक्स्ड स्टेट्स कहते हैं. Oh, okay. मिक्स्ड स्टेट्स कहते हैं, जी. जहाँ पर दोनों डिप्रेशन की भी कुछ निशानियां रहती है और मेनिया की भी कुछ निशानियां रहती हैं. Oh. लेकिन ये स्टेट सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए कंफ्यूजिंग नहीं, डॉक्टर के लिए भी कंफ्यूजिंग हो जाता है. टू डायग्नोस अ पर्सन इन अ मिक्स्ड स्टेट इज अ डिफिकल्ट कंडीशन. कभी कभी हम देखते हैं कि ये जो एपिसोड्स होते हैं जी. वो बहुत रैपिडली होते हैं. Okay. एक पर्सन एक दिन डिप्रेशन में होता है, नेक्स्ट डे मेनिक होता है, फिर डिप्रेशन में होता है, फिर मेनिक होता है. ओके. या कभी कभी ये साइकिल्स बहुत शॉर्ट होते हैं बट बहुत ही फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं. थोड़े दिन मेनिया में, थोड़े दिन डिप्रेशन में, थोड़े दिन मेनिया में, थोड़े दिन डिप्रेशन में. Right. इसको So, ये रैपिड continuous साइक्लिंग cycle होता होती है. है, मतलब एक के बाद एक फॉलो होती कभी है. कभी कंटिन्यूस होती है विदाउट एनी ब्रेक. Without any break, विदाउट एनी okay. ब्रेक. कभी कभी बाइपोलर डिसऑर्डर में ऐसा होता है कि एक लंबा अरसे जाता है जब भी कुछ भी नहीं होता है. Right. पेशेंट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. Okay. बट रैपिड साइक्लिंग कभी कभी साइकिल्स बहुत फास्ट चलती Right. रहती है. यू नो, अप डाउन अप डाउन. So there are so many variations to There this are- thing कि there कभी are variations patient to is this. extremely normal, कभी Yeah. बहुत ज़्यादा टाइम डिप्रेशन में, कभी बहुत Absolutely. ज़्यादा टाइम मेनिया में, Mania. and कभी like you said they are fluctuating. Yes. So these are different types of bipolar. Is like type 1, type 2 ऐसा है? वेरी इंटरेस्टिंगली दो टाइप ऑफ बाइपोलर्स मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं. जी. ऑल्दो मेडिकल साइंस ने बहुत सारे टाइप्स ऑफ बाइपोलर बताए हैं. Okay. लेकिन टाइप 1 एंड टाइप 2 यूजुअली हम देखते हैं. टाइप 1 एंड टाइप 2 में दोनों में कॉमन फीचर है डिप्रेशन. Okay. दोनों में डिप्रेशन सिमिलर होता है. जी. ओके. जो मेनिया होता है, जो मेनिक एपिसोड होता है जहाँ पर एक पर्सन हाई होता है बहुत Right, ज़्यादा, right. वो बाइपोलर 1 में वो मेनिया बहुत सिवियर होता है और बहुत लॉन्गर लास्टिंग होता है. Okay. बाइपोलर 2 में वो मेनिया जो होता है वो थोड़ा माइल्डर होता है. Okay. थोड़ा सिम्टम्स उसमें कम होते हैं. होते हैं, ओके. alright. लेकिन जब सिम्टम्स कम होते हैं तो उसको रिकग्नाइज करना भी बहुत मुश्किल हो बिल्कुल, जाता है. बहुत मुश्किल हो जाता है. Because some of these symptoms are like a normal day. Absolutely, So, absolutely. yeah. तो कभी कभी फैमिली मेंबर्स, कभी कभी बहुत सारे डॉक्टर्स भी मिस करते हैं जी इसको. बिल्कुल. They may feel that it is just a normal variation of his mood, you know. Mood, right. बट कभी कभी वो मिस करने में ये बाइपोलर डिसऑर्डर ज़्यादा मिसडायग्नोस हो जाता है और या अनडायग्नोस्ड होता है. बाइपोलर टाइप 2. टाइप 1 काफ़ी फ्रीक्वेंटली डायग्नोस हो जाता है because of these extreme reactions. एक्सट्रीम रिएक्शंस. Yeah, okay. और टाइप 2 में कभी कभी उसको बाय मिस्टेक कोई डॉक्टर या फैमिली मेंबर सिर्फ डिप्रेशन जी, समझता है. बिल्कुल. लेकिन ये जो मेनिक एपिसोड्स है क्योंकि ये माइल्डर है, अननोटिस्ड चले जाते हैं. सो आई थिंक द बेस्ट वे अगर मैं आपसे पूछूं तो इट वुड बी कि आप फैमिली हिस्ट्री, जब आपने जैसे बोला जेनेटिक देख लो एंड यू टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, बिकॉज दैट्स व्हेन द डॉक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? क्योंकि Absolutely. फैमिली मेम्बर को लगेगा ये तो हमेशा ऐसे करता है, यू नो, दिस इज द वे ही इज. लेकिन जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं, व्हेन वी डिस्कस दिस थिंग्स इज व्हेन द डॉक्टर रियलाइजेस कि नहीं ये कुछ Absolutely. नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, एंड दिस पर्सन इज नॉट डूइंग इट पर्पसली. ये एक्चुअली उनको एक डिसऑर्डर है. इसीलिए टेस्ट करने से ज़्यादा उनकी प्रॉपर डिटेल्ड हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सिम्टम्स से डायग्नोस जी होगा. बिल्कुल. सो पहला तो ये मैसेज आएगा कि यू नो डॉक्टर के पास जाइए. डोंट थिंक दैट दिस इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर. अगर कोई भी, और अगर रैपिड चेंज हो गया उनके बिहेवियर में, और अगर ये बिहेवियर लॉन्ग लास्टिंग भी हो गया है, सो यू डू नॉट जस्ट लेट द पर्सन बी एंड लीव द पर्सन. अक्सर फैमिली मेम्बर्स छोड़ देते हैं, दे आर लाइक ये बहुत परेशान कर रहा है, इसको छोड़ दो, लेकिन दैट पर्सन नीड्स हेल्प, राइट? सो let's come to a medication. Are there any treatment? How is this treated? Okay.
So first and the most important जी part of the treatment राइट is medications, Okay. दवाइयाँ. जी क्योंकि जैसे हम फर्स्ट स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए थे कि ये कुछ न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस की वजह से हो बिल्कुल. जाता है ब्रेन के Right. अंदर. तो इसके अंदर दवाइयाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती ओके है. और ख़ास किस्म की एक दवाइयाँ है, एक ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है जिसको मूड स्टेबलाइजर्स Okay. कहा जाता है. राइट जैसे आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो हमारे रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाया जी, जाता था. जी. वोल्टेज फ्लक्चुएट होता था तो उसको स्टेबल रखने के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर बिल्कुल. लगाया जाता Okay. था. वैसे ही कुछ मेडिसिन हैं जो मूड स्टेबलाइजर्स है. राइट तो ये मूड को फ्लक्चुएट होने से रोकती तो है. ये दोनों फेज में काम आते हैं. दोनों फेज में काम Okay. आते हैं. और ये कंटिन्यू रखना और लगातार पेशेंट को लेते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सके. सके. काफ़ी Okay. टाइम पेशेंट अच्छा फील करते हैं तो वो बंद कर देते जी हैं. बिल्कुल फिर से ये एपिसोड्स होने लगते हैं जी और उनकी लाइफ chaotic हो जाती जी है. you know? ओके कभी वो डाउन कभी वो अप. इसीलिए मेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसके ट्रीटमेंट के अंदर. राइट सो मेरा क्वेश्चन ये है लाइक यू सेड कि पेशेंट्स अक्सर लगते हैं कि अब हम ठीक है हमको मेडिकेशन नहीं लेना है क्योंकि ये मेडिसिन प्रिवेलेंट है कि नो दे आर और इट्स अ मिथ दैट्स व्हाट आई वुड लाइक यू टू क्लैरिफाई कि ये हैबिट फॉर्मिंग है और यू नो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लोग बिकॉज एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट सो मे बी समवन इज़ गेटिंग अ रिएक्शन सो ये चीज़ें क्या है इज़ इट लाइक बेटर टू स्टॉप और बेटर टू कंटिन्यू व्हाट इज़ द लेसर ईविल इन दिस. सो वन थिंग वी नीड टू रिमेंबर इज दैट कि कभी कभी जब वो हाई फेज में होते हैं तो उनको कुछ मेडिकेशंस देना पड़ता है ताकि वो नॉर्मल फेज में जी, आए. बिल्कुल. ओके जब वो नॉर्मल फेज में आते हैं तो उनकी मूड स्टेबलाइजर्स कंटिन्यू रखना ज़रूरी है. ओके हर मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट है. जी, कोई बिल्कुल. मेडिकेशन विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स जी, नहीं जी. है. लेकिन इसको प्रॉपरली मॉनिटर करना, इसको प्रॉपरली रेगुलेट करना, अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं तो डॉक्टर को रिपोर्ट करना, उसको Right. चेंज करना. और यहाँ पर मॉनिटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. जी. तो कभी कभी डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट लिखते हैं मॉनिटर करने के लिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं कि नहीं. How is the drug affecting the body? And the also medicine. sometimes we measure the levels of the drugs in the body. Right, That is right. also important. वो गाइड करता है डॉक्टर को कि कितना डोज देना जी, है, कितना बिल्कुल. डोज कम करना है. सो अगर एक पर्सन रेगुलर होता है ना मेडिकेशन के ऊपर जी. तो इतने साइड इफेक्ट नहीं होते हैं. Okay. अगर एक एपिसोड हो जाता है जी, बिल्कुल. तब उससे थोड़ा ज़्यादा डोजेस की ज़रूरत ज़रूरत पड़ती है तो पड़ती है. साइड इफेक्ट्स Right, होते हैं. तो इसके लिए right. कंप्लायंस कंटिन्यूएशन ऑफ मेडिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट Okay. थिंग. वेरी और ये वेरी हैबिट फॉर्मिंग का क्या है एज इट डज इट हैपन कि फिर बाद में वो ड्रग यू नो वो मेडिसिन अफेक्ट ही नहीं करती बॉडी को. ऐसा नहीं है. हैबिट फॉर्मिंग हम लोग भी वरिड होते हैं. कुछ जी. मेडिसिन स्पेशली स्लीपिंग टैबलेट्स राइट उससे हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है. जी. यू नो कि वो एक पर्सन अगर नहीं ले तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स होने बिल्कुल. लगे या ऐसा जी. होने लगे तो वो मेडिकेशन अगर यूज़ भी करना पड़ता है तो हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज़ Okay. करते हैं. ओके जी. वी सी टू इट दैट वी डोंट यूज़ दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन. राइट बट ये मूड स्टेबलाइजर्स है वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है. वो Oh, हैबिट okay. फॉर्मिंग नहीं है. राइट सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो डॉक्टर ने कहा कि मेडिसिन लगातार लेना कितना ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज द पेशेंट हो सकता है कि वो नॉर्मल ज़िंदगी ना जी पाए. जैसे हम नॉर्मली डायबिटीज़ के लिए लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेते हैं बट मेंटल हेल्थ को हमेशा हम नज़रअंदाज कर देते हैं. लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम मेंटल हेल्थ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें और जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसी तरह का मेडिकेशन फॉलो करें. राइट डॉक्टर? Yeah, very true. Right. So my next question is, apart from medicines, और क्या कर सकते हैं to you know to ensure that the patient has a good quality of life? Okay, that's a very important question. Right. Apart from medicines, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पर्सन कर सकता है Okay. ताकि उसे ये एपिसोड्स बार बार ना हो. अच्छा. एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अगर एक पर्सन उसको डिसिप्लिन से फॉलो करे तो काफ़ी हेल्प होता है. Okay. वो है रेगुलरिटी ऑफ सर्टेन थिंग्स, Right. स्पेशली स्लीप. Okay. यू नो एक अगर प्रॉपर शेड्यूल एक पर्सन मेंटेन करते हैं. जी. एक नई थेरेपी है उसको कहते हैं सोशल रिदम थेरेपी. Okay. उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पर्सन जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है उसको बराबर टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना बहुत Right. ज़रूरी है. Okay. ओके उसके मील्स टाइम बहुत रेगुलर होना ज़रूरी है. एक रिदम एक Rhythm. रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. So डिसिप्लिन होना चाहिए. एब्सोल्युटली. All right. और जैसे आपको पता है
कि कुदरत ही अल्लाह की तरफ से जैसे एक क्लॉक होती है जी। वैसे हमारी बॉडी के अंदर एक क्लॉक है, बिल्कुल। इसको सर्केडियन रिदम्स जी, कहते हैं। बिल्कुल। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जैसे रात होती है मेलाटोनिन रिलीज होता है तो एक बिल्कुल। पर्सन को नींद आती आ है, जाती है। मॉर्निंग में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, पर्सन correct। एक्टिव होता है, तो उस टेम्परेचर वेरिएशन टाइम से होता है। बिल्कुल। तो अगर वो एक कुदरत का नियम जो है, जो रूल है, अगर एक पर्सन जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है अगर वो फॉलो करता है तो उसको स्टेबल रहने में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट Help होता है। बहुत हेल्प होता है। राइट। एंड प्लस एंड मेंटेनिंग अ चार्ट ऑफ योर ओन मूड, मेरा मूड कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, यू नो, एम आई गोइंग डाउन, और आप इसके लिए मूड चार्ट्स यूजुअली डॉक्टर्स हम लोग बना के देते हैं पेशेंट अच्छा। को कि आप खुद मॉनिटर करिए कि हाउ आर यू डूइंग, या फैमिली मेंबर को कहिए कि आप मॉनिटर करिए या दोनों मॉनिटर करिए, तो दैट वुड गिव यू more of an idea. Absolutely. So monitoring of the person is also extremely important. तो ये कुछ चीज़ें अगर एक person practice करते हैं तो it is very helpful. Some kind of exercises, okay, meditation, right, that also helps a lot. So it's not just medicines, it is these things also together, which help. right. So जैसे आपने कहा social rhythm therapy, this is a therapy, yes. and if you do these things, these are very normal things. Absolutely. But if you do them religiously and you do them properly, you can improve the quality of your life. Absolutely. Right. Okay, so मेरा next question ये है कि when a patient is going through an episode, is that patient open to counseling? Can a family member help the patient get that episode down? Is it possible in that fashion? जैसे मैंने आपको बताया, अगर पेशेंट डिप्रेशन में होता है तो वो खुद भाग के आता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत उदास मायूस लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बेचैनी होती है, तब तो वो खुद भाग के आता है। लेकिन स्ट्रगल होती है मेनिक फेज में, जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि उसको ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे कुछ रॉन्ग हुआ है, यू नो, देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद मी, सो देन दे रेजिस्ट कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, आप जबरदस्ती लेके जा रहे हो, आप मुझे वापस दवाई खिला के डिप्रेस्ड बना दोगे, तो वो एक स्ट्रगल होता है, यू नो, दैट इज अ स्ट्रगल दैट लॉट ऑफ पीपल फेस, फैमिली मेंबर्स स्ट्रगल फेस करते, लेकिन किसी भी तरह से अगर कन्विंस करके डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है तो डॉक्टर यूजुअली कन्विंस करके पेशेंट को बराबर से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो देयर इज नथिंग कि अगर ये अभी ये मेनिया के फेज में चला गया है, सो दैट जब तक वो खत्म नहीं होगा वी कांट डू एनीथिंग, वी कैन डेफिनेटली हेल्प द पेशेंट, वी शुड ट्राई टू कन्विंस द पेशेंट, we should try to convince. So my last question would be that can these patients live a normal life? मतलब अगर suddenly ये episodes आ रहे हैं उनको, but can they lead a normal life? Can they do what they want as in job opportunities? Can they work normally? Or because when they show such random and such extreme kind of emotions, people normally, you know, isolate them or call them mad and stuff like that. But what is the prognosis for such patients? So if the patient is regular on treatment, if the patient is following the doctor's advice, to a large extent, they can lead a normal life. हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी नॉर्मली भी ये डिसऑर्डर के साथ में भी बिता पाते हैं। So this is not something that they should feel कि it's a taboo and मैं पागल हूँ and I should be remain away from society. No, they can live normally. Of course, there may be some episodes, but if they are aware and if they take timely treatment, तो फिर वो episodes को काफ़ी control किया जा सकता है। In fact, आप देखोगे in history, you know, and around us also, बहुत सारे बहुत successful लोग हैं। Absolutely. I will not name anybody, but there are a lot of successful people who have suffered from bipolar disorder. In fields of creativity, in fields of art and drama, in fields of business also. Okay, they have achieved the peaks of success and they have had this disorder. So ऐसा नहीं है कि वो person कुछ achieve नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। So any closing comments from you, doctor? You would like to tell our viewers about this disease and what they should do? I think awareness is very very important कि आपको जानना कि इस तरह का कोई disorder होता है, timely help लेना और regularity of treatment बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने बताया कि नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए, अपना पोटेंशियल अचीव करने के लिए एक पर्सन जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है उसको रेगुलरिटी ऑफ ट्रीटमेंट पर रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हमें एंड आई एम श्योर आवर व्यूअर्स आर गोइंग टू फाइंड दिस वेरी इन्फॉर्मेटिव, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। माय प्लेजर।
तो नाजरीन, जैसे आपने सुना कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक जहनी बीमारी है, लेकिन इट इज़ ट्रीटेबल एंड अगर जैसे डॉक्टर ने कहा कि इफ़ वी टेक मेडिसिन रेगुलरली एंड इफ़ वी लीड अ डिसिप्लिन लाइफ, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल और एक मैनेजेबल है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटल हेल्थ से गुरेज ना करें, और अगर आप में ऐसी कोई सिम्टम्स है या आपके नज़दीक में कोई भी ऐसी सिम्टम्स दिखा रहा है तो आप फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं। ऑल्सो सेल्फ ट्रीटमेंट, जैसे डॉक्टर ने कहा कि when you are diagnosed with such a disorder, medication तो लीजिए because biological treatment is important. Psychological and social aspects में आप exercise, सेल्फ थेरेपी लाइक योगा, अ प्रॉपर डाइट, ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पे फैमिली मेम्बर्स, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। यू कैन हेल्प द पेशेंट इन सो मैनी वेज एंड मेक श्योर दैट द पेशेंट लीड्स अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं मोहसिना डोरिया आपसे इजाज़त लेती हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।